का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं खबरों के विश्लेषण के लिए। और खबरें कौन सी हैं वो आपको बताएं, उससे पहले बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। आज की सबसे बड़ी खबर लगातार तीसरे दिन भी अदानी समूह है। सैटरडे संडे आप वीकेंड में थे, आप भले छुट्टी बना रहे हो, बारिश का मजा ले रहे हो, लेकिन ये दोनों ही समूह, हिडन वर्क भी और अदानी समूह भी काम कर रहे थे, एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे थे, टीका टिप्पणी कर रहे थे। इसका असर आज भी बाजार पर दिखा। अब क्या होगा आगे? नियामक क्या करेंगे, बाजार क्या करेगा, निवेशक क्या करें, LIC ने क्या पूछा, बैंकों ने क्या कहा, ये तमाम चीजें हम आपको आज अदानी के से जुड़ी खबरों में बताएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। और कौन सी खबरें हैं? कर्मचारी पेंशन योजना में होंगे बड़े बदलाव। बिल्डर्स क्यों नहीं बना रहे सस्ते घर? नेचुरल गैस की कीमतों में आई रिकॉर्ड गिरावट। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल कितना महंगा और क्यों हुआ ये महंगा, ये समझेंगे। तूफान में फंसे अदानी समूह के शेयर और चलते चलते अरमानों की चिट्ठी। अरमानों की चिट्ठी आज ध्यान से सुनिएगा। आज इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज ये आखिरी चिट्ठी है। कल इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, परसों बजट आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि इन चिट्ठियों में जो अरमान थे लोगों के वो आखिर कितने पूरे हुए। फिलहाल आज की पहली खबर से शुरू करते हैं, जो है कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी। सरकार की तरफ से कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS में बदलाव किया जा सकता है ताकि योजना को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके और इस योजना के जरिए ज्यादा बेहतर रिटर्न दिलाए जा सके। श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO की तरफ से EPS में बदलाव की तैयारी की जा रही है। EPFO के केंद्रीय बोर्ड की हाल में हुई बैठक पर इस पर चर्चा हुई थी। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि फरवरी में होने वाली संभावित बैठक में भी इस पर चर्चा हो सकती है। सर, किस तरीके के बदलाव संभव हैं EPS में? मनी सेंट्रल में शुभ आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। अडानी समूह आज की सबसे बड़ी खबर है और अडानी समूह में कई सारे ऐसे बदलाव हुए हैं पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में इस घटनाक्रम में, जिससे सवालों का तूफान और बड़ा होता जा रहा है। और उन सारे सवालों के तूफान के भीतर जाकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आप निवेशक हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो अब अडानी समूह के साथ आगे क्या होगा शेयर बाजार में और नियामक क्या क्या कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन EPFO की खबर महत्वपूर्ण है, इसे शुरुआत करते हैं। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ये सजेस्ट किया है, ये सुझाव दिया है जिस पर काम चल रहा है कि भारत में पेंशन की दर जो कर्मचारियों को दी जाती है वो मिनिमम गारंटी पेंशन को महंगाई के हिसाब से निर्धारित किया जाए। यानी अभी जो पेंशन की दर है वो काफ़ी कम है, इसलिए इसमें महंगाई का एक हिस्सा जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत में पहली बार महंगाई की रोशनी में पेंशन को देखने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अभी एक और बड़ी दुविधा कर्मचारी पेंशन योजना के सामने है, जो इसके के आंकड़ों के बीच में से निकलकर सामने आई है कि भारत में जो करीब 61.2 मिलियन के आसपास कंट्रीब्यूटिंग सदस्य हैं इस स्कीम के, उन्हें अगर 1,000 रुपये की मंथली पेंशन दी जानी है शुभम 10 साल की नियमित नौकरी के बाद, तो उन्हें हर साल 711 रुपये पर महीने का कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है 10 साल तक, तब उन्हें नियमित 1,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अभी जो गणना आई है उस गणना के मुताबिक उनका कंट्रीब्यूशन 700 रुपये है, 11 रुपये कम हो रहा है। इस मामले को भी EPFO को अपने यहाँ सुलझाना है और इसके साथ जो इस पेंशन योजना में शामिल होने की निर्धारित वेतन सीमा भी है, उस पर भी चर्चा चल रही है। EPFO की इस पेंशन स्कीम में कुछ बड़े बदलाव हमारे सामने आने वाले हैं। इन पर जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी हम आपके पास सूचना लेकर आएंगे। अगली खबर सस्ते घरों से जुड़ी है। दरअसल रियल एस्टेट डेवलपर्स की तरफ से सस्ते घरों की सप्लाई घटा दी गई है। जो घर नए बनाए जा रहे हैं वो सस्ते नहीं बनाए जा रहे हैं, बड़े घर बनाए जा रहे हैं। शायद उनकी मांग कम है, ये एक वजह होगी। 2022 के दौरान देश के 7 बड़े शहरों में लॉन्च हुए कुल घरों में सस्ते घरों का हिस्सा आधा रह गया। 2022 में देश के कुल 7 शहरों में 3,58,000 घर नए लॉन्च हुए। सर, सस्ते घरों की सप्लाई क्यों कम कर दी रियल एस्टेट बिल्डर्स ने? बाजारी भारत में इसका था ये बड़ा और अनोखा बदलाव है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में। यदि आप पिछले 6-7 साल से रियल एस्टेट सेक्टर को लगातार देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन हो, बैंकों की तरफ से प्रोत्साहन हो, या लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना था कि उनको सस्ते घर मिल सकें, इसका पूरा अभियान सरकार ने चलाया था। सस्ते घरों की सीमा में करीब 60 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाले घर अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा में आते हैं।
प्राइस बैंड इनका 40 से 45 लाख रुपए के आसपास होता है अफोर्डेबल हाउसिंग का। हो यह रहा है कि जिन्हें मकानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्डरों ने उनके लिए मकान बनाना बंद कर दिया। शुभम ने आपको बताया करीब 20% की गिरावट आई है, 3.58 लाख यूनिट लॉन्च हुई हैं जो 2022 में जो 40% कम है 2018 की तुलना में। इसकी सबसे बड़ी वजह है दो। एक, सस्ते घरों को सस्ता रखना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कच्चे माल की लागत बुरी तरह बढ़ी हुई है और बिल्डर्स के लिए उन्हें सस्ता बना पाना मुश्किल है। लगातार सीमेंट और स्टील और जो भी सामान घर को बनाने में लगता है वो महंगा हो रहा है। और दूसरी बात जिसकी तरफ शुभम ने इशारा किया वो ये कि भारत में जिन लोगों को घर चाहिए अब उनकी घर खरीदने की क्षमता ही नहीं बची है, वो बाजार में आ ही नहीं रहे हैं। और इस बीच में होम लोन पर ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, दहाई के अंकों में ब्याज दरें पहुँच चुकी हैं। तो पूरा का पूरा मकान का मार्केट, जो पूरा का पूरा लोगों को मकान इसलिए क्योंकि हम रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, जो पूरा का पूरा मकान या आश्रय का मार्केट है वो लड़खड़ा गया है। और इसमें अब के शेप वाली रिकवरी दिख रही है। बिल्डर वही मकान बना रहे हैं 1 करोड़ रुपए से ऊपर के, जहां उन्हें डिमांड दिख रही है। इसका असर हमें भारत में लोगों को आवास देने की सुविधाओं में कमी के तौर पर सामने आएगा एक, और इसका दूसरा असर हमें अगले 6-7 महीनों में, क्योंकि मकानों को बनने में लंबा समय लगता है, अगले 5-6 महीनों में किराए के बाजार में किराए में बढ़ोतरी के तौर पर भी नज़र आएगा। क्योंकि अब शहरी इलाकों में जब मकानों की बिक्री नहीं होगी सस्ते मकानों की, तो रेंट के मार्केट में किराए बढ़ेंगे और किराए मकानों के पहले से ही बढ़ना शुरू हो चुके हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले हफ्ते कहा कि वैश्विक स्तर पर कर्ज की दरें लंबे समय तक ऊपरी स्तर पर नहीं रहेंगी। आरबीआई गवर्नर ने पिछले हफ्ते ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कई केंद्रीय बैंक उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जब कर्ज की दरों में कोई बढ़ोतरी करने की बजाय छोटी बढ़ोतरी की जाएंगी और कुछ बैंक तो कर्ज महंगा करना बंद भी कर सकते हैं। सर, भारत की स्थिति में अगर बात करें तो कोर महंगाई लगातार ऊपर बनी हुई है। ऐसे में भारत इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी अपना सकता है? छोटी बढ़ोतरी करेगा या बढ़ाना बंद कर देगा? तुरंत की परिस्थिति अगर आप देखिए तो दुनिया में इस बात की दुविधा दिख रही है शुभम कि महंगाई दोबारा लौटेगी कि नहीं लौटेगी, और अगर महंगाई दोबारा लौटेगी तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को जारी रखना होगा या नहीं। अभी कुछ भी इस मामले में स्पष्टता नहीं। जैसे कि अगर आप पिछले 3 महीने पहले से अभी तक की स्थिति में कमोडिटी मार्केट का मूवमेंट देखें तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे बाजारों का खुलना शुरू हुआ और महंगाई में थोड़ी गिरावट दिखाई दी, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ना शुरू हुए। तो अभी दुनिया का कोई भी केंद्रीय बैंकर तत्काल इस महंगाई नियंत्रण की पूरी मुहिम की कमान ढीली नहीं करना चाहेगा। पहली स्थिति तो ये, अमेरिका की तरफ से भी यही संकेत हैं, यूरोप की तरफ से भी यही संकेत हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि दुनिया के प्रमुख बाजारों में जो उनकी महंगाई दर है उसकी तुलना में अभी भी महंगाई दर काफ़ी ऊँची है। गिरावट तो है पर उसे, जैसे अमेरिका में अगर महंगाई दर को 2% तक नीचे लाया जाना है तो उसमें 3 से 4% की और कमी की ज़रूरत होगी। तो इसका के 2 संकेत हमें भारत के संदर्भ में निकलते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं कि भारत में ब्याज दरें बहुत ज़्यादा शायद नहीं बढ़ेंगी। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने कल अपने संबोधन में पिछले हफ्ते अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत की जो कोर महंगाई है, जिसमें कि ईंधन और सब्जियों की महंगाई निकाल दी जाए, तो उसमें बहुत मजबूती दिखाई दे रही है, वो कम नहीं हो रही है। संभावना यह है कि शायद ब्याज दरें बढ़ेंगी नहीं, लेकिन ब्याज दरों में कमी भी नहीं होगी। ब्याज दरों में कटौती का दौर इतनी जल्दी शुरू नहीं होगा। भारत की दुविधा यह है कि भारत में महंगाई का एक हिस्सा बहुत वोलेटाइल है, दूसरे हिस्से में, कोर हिस्से में महंगाई में अभी भी दबाव बना हुआ है और ये लगभग 6% के आसपास बनी हुई है। और जब तक इसमें निर्णायक रूप से 2 या 3% की कमी नहीं आती, तब तक महंगाई की लड़ाई को जीता हुआ नहीं माना जा सकता है। अगली खबर शेयर बाजार में तिमाही नतीजों से जुड़ी। तिमाही नतीजों का सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, कंपनी अपने तिमाही नतीजे दे रही है। इस बीच शेयर बाजार में लिस्ट कंपनियों के अब तक आए नतीजों में अधिकतर कंपनियों की कमाई पर महंगाई और घटे मार्जिन का असर दिख रहा है। दिसंबर तिमाही में सॉफ्टवेयर, बैंक और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की कमाई तो ठीक ठाक रही, लेकिन कई ऐसे सेक्टर थे जिनमें कंपनियों की कमाई पर मार पड़ी है। 365 कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजों का एक आकलन आया। एक आकलन में ये बताया गया कि बिक्री बढ़ने के बावजूद अधिकतर कंपनियों का मुनाफा फ्लैट रहा है। हाँ, इनमें बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर शामिल नहीं है। सर, कंपनियों की आय में गिरावट क्या दिखा रही है और बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? जो आंकड़े हमारे पास अभी तक उपलब्ध हैं उनमें जो महत्वपूर्ण तथ्य जो इस अंदर से निकल कर आते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 365 कंपनियां जिनमें बैंक्स और वित्तीय कंपनियां शामिल नहीं हैं, उनके मुनाफों में बढ़ोतरी में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी, फ्लैट रहा है। और ये बाजार में मंदी या मांग की कमी का स्पष्ट रूप से संकेत है। और दूसरी चीज़ ये कि इनका जो नेट सेल्स रेवेन्यू है वो केवल 17% बढ़ा है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इन नतीजों में ये है कि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो करीब
150 पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, यानी कि इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में कमी आई। और इसका संकेत ये है कि कंपनियों पर लागत ज़्यादा बढ़ रही है, कीमतें बढ़ाकर वो कुछ लागत में बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं के साथ पास कर रही हैं, लेकिन अब मांग टूटने के कारण उनके मुनाफों पर दबाव बना हुआ। और इसीलिए ज़्यादातर ब्रॉड बेस्ड कंपनियों के जो अर्निंग डाउनग्रेड्स हैं, यानी जो निवेशक या विशेषज्ञ किसी कंपनी के आने वाले समय में आय में बढ़ोतरी या कमी की संभावना जाहिर करते हैं, वो 3 से 26% तक के अर्निंग डाउनग्रेड्स किए गए हैं, यानी उनकी आय में गिरावट की संभावना दिखाई दे रही। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने, जेफरीज ने, मोतीलाल ओसवाल ने, इन्होंने जितनी बड़ी फर्म्स हैं उन्होंने भारत की कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अगली तिमाही के मुनाफे की संभावनाओं में कमी की है। तो अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो ध्यान से अपनी कंपनी पर निगाह रखिए, क्योंकि सारी कंपनियां लगभग अब मुनाफों में गिरावट की तरफ बढ़ रही हैं और इसका नुकसान आपको शेयर बाजार में की कीमतों में गिरावट के तौर पर सामने आ सकता है। देश में मोबाइल ग्राहकों के घटने का सिलसिला बना हुआ है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के आंकड़े देखें तो नवंबर अंत तक देश में कुल मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा 114 करोड़ के आसपास दर्ज किया गया। उससे पहले ये 114.36 करोड़ था, यानी नवंबर के दौरान 6 लाख ग्राहक कम हुए हैं। सर, सब्सक्राइबर के आंकड़े क्या बता रहे हैं? 18 लाख सब्सक्राइबर्स, 18.3 लाख सब्सक्राइबर्स वोडाफोन ने लूज़ किए हैं, वोडाफोन आइडिया ने लूज़ किए हैं। हम मनी सेंट्रल में आपको लगातार वोडाफोन आइडिया में चल रहे संकट और समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। वोडाफोन आइडिया एक गहरे चक्र में फंस गई है, जहां कंपनी के पास के ग्राहक उसे छोड़कर जा रहे हैं। कंपनी के पास नेटवर्क को मजबूत करने के लिए निवेश के लिए पैसा नहीं है, कर चुकाने का पैसा नहीं, और 5G तो उसके लिए काफ़ी दूर दिख रहा है। जबकि इन 18.3 लाख सब्सक्राइबर्स जो वोडाफोन को छोड़कर गए और इसके अलावा जो बाकी नए जुड़े, उनमें रिलायंस जियो और भारती ने करीब करीब 25 लाख मोबाइल सब्सक्राइबर जोड़े हैं अपने यहाँ इस नवंबर के महीने में। जियो का मोबाइल सब्सक्राइबर बेस करीब 42 करोड़ का है। नवंबर के अंत के जो आंकड़े हमारे पास आते हैं 42.28 करोड़ का है, जो कि 42.13 करोड़ था। और भारतीय एयरटेल का सब्सक्राइबर बेस 36.60 करोड़ का है, यानी लगभग 37 करोड़ सब्सक्राइबर इस समय मोबाइल इन दोनों एयरटेल के पास हैं। पर इसमें दो और महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ लें तो मोबाइल की तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि आने वाले समय में मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि कंपनियों ने अपने मोबाइल की दरें बढ़ा दी हैं। एयरटेल का तो अब एंट्री लेवल प्लान ही बहुत महंगा हो गया है। और दूसरी चीज़, स्मार्टफोन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। स्मार्टफोन की मांग में इस साल भी गिरावट की संभावना 2023 स्मार्टफोन बाजार के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। विदेशी बाजार में नेचुरल गैस की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। नेचुरल गैस का भाव घटकर $2.61 प्रति यूनिट तक आ गया है, जो करीब 2 साल में सबसे कम भाव है। यूरोप में अनुमान के मुकाबले कम सर्दी पड़ने की वजह से नेचुरल गैस की कीमतों में गिरावट दिखी। इस बीच केंद्र सरकार ने देश में नेचुरल गैस की कीमतों को तय करने के लिए किरीट पारेख कमेटी की सिफारिश को मान लिया है। सिफारिश क्या थी ये पूछेंगे अंशुमान जी से, और ये भी पूछेंगे कि नेचुरल गैस की कीमतों में सर गिरावट क्यों आई। पहला सवाल गिरावट पर। नेचुरल गैस की कीमतों में जो पाइप्ड नेचुरल गैस है, जिसकी बड़ी आपूर्ति यूरोप में होती है और यूरोप के बेंचमार्क के आधार पर दुनिया में पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतें तय होती हैं। क्योंकि यूरोप में सर्दियाँ ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, कंपनियों ने LNG की आपूर्ति बढ़ाई है और दुनिया के देशों के, यूरोप के देशों के पास अपने LNG के स्टोरेज या भंडार पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए अब गैस की डिमांड कम होती दिखाई दे रही है। ये खबर गैस के उपभोक्ताओं के लिए यूरोप में अच्छी है कीमतों में घटने के कारण, क्योंकि कंपनियों के मुनाफों पर असर पड़ेगा। पर रूस के ऊपर के लिए ये खबर कतई अच्छी नहीं है, क्योंकि रूस पर गैस की निर्भरता खत्म होने के बाद जो कीमतें बढ़ी थी उनमें वापसी का दौर अब शुरू हो चुका और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में कमी आई है। दूसरी तरफ अगर आप भारत के लिए देखें तो भारत में भी गैस की कीमतों में कोई बड़ी कटौती नहीं हुई है। भारत में गैस की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ी हुई हैं और भारत में गैस की कीमतें वैसे भी सरकार के नियंत्रण में है। सरकार की एक कमेटी है जो हर 6 महीने में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करती। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेचुरल गैस के प्राइसेस को देखकर भारत में CNG LNG के प्राइसेस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भारत में गैस काफ़ी महंगी बनी हुई है। अब दूसरी किरीट पारेख का फॉर्मूला क्या था जिस पर कमेटी में कैबिनेट में फाइल जाएगी? हाँ, अब कीमतों का दूसरा पहलू ये है। किरीट पारेख कमेटी सरकार ने बनाई थी, जिसने कि अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और जो कैबिनेट के सामने जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारत में गैस की कीमतों को तय करने का एक फार्मूला होना चाहिए, यानी गैस की कीमतों में जो छमाही आधार पर बदलाव किए जाते हैं उस प्रक्रिया को बदल कर एक स्वचालित व्यवस्था बना दी जाए। और इसके लिए जो फार्मूला है कि ऑयल प्राइसेस की जो डोमेस्टिक ऑयल
भारत में ऑयल प्राइसेस उसका क्रूड ऑयल प्राइसेस का भारत में डोमेस्टिक गैस की कीमत 10% होनी चाहिए। यानी अगर $100 पर बैरल का क्रूड है तो $10 के आसपास की गैस की कीमत, नेचुरल गैस की कीमत होनी चाहिए। जो प्राइस बैंड रखा गया है वो $4 पर से लेकर नीचे के स्तर पर और $6.5 पर MMBTU ऊपर के लेवल पर, यानी कीमतें $4 से $6.5 के बीच रहनी चाहिए। ये बात किरीट पारेख कमेटी ने कही है। ये डोमेस्टिक गैस के लिए, जो घर में, जो भारत में बनाई जाती है, निकाली जाती है गैस, उसके लिए है। अब ये मामला, ये प्रस्ताव नीति आयोग के पास जाएगा और वहाँ से फैसला सामने आएगा। पर मैं ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में भारत की अपनी ज़रूरतों के लिए बहुत सीमित गैस निकाली जाती है। भारत अपनी अधिकांश गैस के 60 से 70% गैस की ज़रूरत भी इंपोर्ट से पूरी करता है और उस इंपोर्ट की गैस पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का असर होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की या नेचुरल गैस की कीमतें कोई भी हों, लेकिन पाकिस्तान दूसरी दिशा में चल रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 35 रुपये बढ़ाए गए हैं, जबकि केरोसिन का भाव 18 रुपये प्रति लीटर तक महंगा कर दिया गया। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में डीजल 262 रुपये प्रति लीटर, पेट्रोल 250 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। केरोसिन के दाम 190 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद स्वाभाविक है पाकिस्तान में महंगाई और तेजी से बढ़ सकती है, इसकी आशंका गहरी हो गई है। सर, ये दाम किस वजह से बढ़ाए गए? पाकिस्तान कर्ज के संकट में है, ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट के करीब है और लगातार पिछले 6 महीने से IMF के साथ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक बेल आउट के लिए, एक मदद के लिए बात कर रहा है। और उस बेल आउट में ये शर्तें हैं, और IMF ने जिन भी देशों को बेल आउट दिए उनकी 2 प्रमुख शर्तें होती हैं कि सब्सिडीज़ कम की जाएँ, ऊर्जा की कीमतें बढ़ाई जाएँ और टैक्सेस लगाए जाए ताकि सरकार के रेवेन्यूज़ ठीक हो सकें। और उसका दबाव है कि पाकिस्तान को अपने यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करनी पड़ी है। हालांकि सरकार का ये मानना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पाकिस्तान सरकार का तर्क है कि लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं हुई थी और कीमतों में कुछ अनियमितता थी, उसे दूर करने की बात है। पर यह स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान पर IMF की शर्तें पूरी करने का दबाव है। और इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो इन सारे कदमों का असर महंगाई के रूप में सामने आता दिखेगा और रुपए की कीमत, पाकिस्तानी रुपए की कीमत में तेज गिरावट दिखाई देगी। पाकिस्तान का पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान का रुपया करीब 13% गिर चुका है और पाकिस्तान को अपना एक्सचेंज रेट बदलने और ठीक करने के लिए भी IMF की तरफ से दबाव बन रहा है। पाकिस्तान लगभग उस स्थिति में है जहां अगर IMF का बेल आउट नहीं मिला तो दिवालिया होने का खतरा है। बिल्कुल। अब दिन की सबसे बड़ी खबर, अदानी समूह के मोर्चे पर, इस ग्रुप से जुड़ी जो खबरें हैं वो कई मोर्चे पर आई, 3-4 बड़ी खबरें आई बीते 2 दिन में। पहले अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसका अदानी ग्रुप ने जवाब दिया। ग्रुप की तरफ से 413 पन्नों का जवाब दिया गया और हिडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में जो जानकारी दी थी उसके जवाब एक एक करके दिए गए। उसमें से बहुत सारे जवाब ऐसे भी हैं जो नहीं दिए गए। अधिकतर जानकारी पहले से सार्वजनिक है, ऐसा कंपनी ने कहा। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लगाए गए जो भी आरोप हैं सारे झूठे हैं। अदानी ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया कि हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो भारतीय उद्योगों के लिए सोचा समझा हमला है। इस रिपोर्ट के इस जवाब के बाद हिडेनबर्ग की तरफ से बयान आया, पलटवार किया, वो भी पीछे नहीं थे। उन्होंने कहा कि अपने जवाब में हिडेनबर्ग ने अदानी ग्रुप को कहा है कि फ्रॉड को राष्ट्रवाद के नाम पर छिपाया नहीं जा सकता। इस बीच सोमवार को भी अदानी समूह के जो शेयर थे इनमें गिरावट जारी थी। 2-3 शेयरों में तो लोअर सर्किट लग गया, 1-2 शेयर हरे निशान में बंद हुए, 2-3 शेयर लाल निशान में बंद हुए। गिरावट इतनी गहरी कि 3 दिन में 5 लाख करोड़ रुपए लगभग निवेशकों के स्वाहा हो गए। अब एक सवाल FPO से जुड़ा, क्योंकि अभी FPO खुला है, इसको लेकर क्या होगा? FPO को लेकर कंपनी ने तो ये कह दिया है कि भाई हम ना तो अवधि बढ़ाएंगे ना ही दाम में कोई हेरफेर करेंगे। हाँ, अगर यह असफल हुआ तो कंपनी विस्तार योजना जरूर टाल देगी, ये FPO के मोर्चे पर कहा। अब एक एक करके अंशुमान जी से समझते हैं कि इन खबरों का मतलब क्या है और इसका आगे क्या असर हो सकता है। सर, पहला सवाल तो ये, 413 पन्ने का जवाब दिया, उससे हिडेनबर्ग संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? अब शुभम, 413 पन्ने के जवाब से हिडेनबर्ग क्या बाजार भी संतुष्ट नहीं हुआ। बाजार में भी जो आज परिस्थिति दिखाई दी उस पे हम आगे चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो यह कि हिडेनबर्ग और अडानी समूह के बीच जो खतो किताबत 2 दिनों में हुई है उससे इस पूरे मामले में अडानी समूह की साख को और गहरा धक्का लगा है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी उलझ कर सामने आ रही हैं। जैसे हिडेनबर्ग को पहले जब हम उस पॉस्चरिंग की बात करें, उन सुर्खियों की बात करें जो इन रिपोर्ट से निकली, हिडेनबर्ग ने अडानी समूह को ये कहा कि अडानी समूह के पूरे कामकाज में गहरी
पारदर्शिता है। और अडानी समूह ने हिंडनबर्ग को कहा कि वो मेडॉफ ऑफ मैनहट्टन है। उन्होंने जो बर्नी मैडॉफ का जिक्र किया, जो पूंजी स्कीम चलाने वाले वो थे। और अडानी समूह ने इस पूरे मामले को हिंडनबर्ग ग्रुप की तरफ से अडानी समूह में पारदर्शिता, अनियमितता और स्टॉक्स के वैल्यूएशन के सवालों को इस तरह से प्रस्तुत किया जैसे कि भारत की साख पर हमला है, भारत के नियामकों की साख पर हमला है। उसके जवाब में हिंडनबर्ग ने यह कहा कि अब भारत की साख पर, भारत की प्रतिष्ठा पर, भारत की संभावनाओं पर कहीं कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। भारत अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट है, भारत में निवेश बढ़ रहा है, अडानी समूह के कामकाज पर सवाल उठने चाहिए। ये बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही। ये दोनों दस्तावेज पब्लिक डोमेन में है। अब यहाँ से जो उलझी हुई चीज़ें निकल कर आती हैं वो ये कि इस पूरी विवाद में अडानी समूह की तरफ से जो जवाब दिया गया 413 पेज का, उसमें बहुत सारी चीज़ें अडानी समूह के बारे में बताई गई, उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया। हिंडनबर्ग का कहना था ये सब बताने की जरूरत नहीं कि आप कितना सेब पैदा करते हैं, कितने लोगों को नौकरियाँ देते हैं। मुख्य रूप से 88 सवाल पूछे गए थे हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट में, जिनका जवाब अडानी समूह को उन्हें देना था शॉर्ट सेलिंग की घोषणा के साथ जो हिंडनबर्ग ने दिया था। उसमें से 62 सवालों के जवाब अडानी समूह ने दिए। हिंडनबर्ग ने जो उन सवालों के एनालिसिस के बाद बताया, उसमें यह माना गया कि अधिकांश सवालों पर अडानी समूह का कहना यह था कि ना तो ये भारत के रेगुलेटरी सिस्टम के हिसाब से पूछे जा सकते हैं और ना वो इनकी फिक्र करते हैं। अब बात कहाँ आकर फंसती, जो महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है इस पूरे विवाद में, कि इस पूरे विवाद में हिंडनबर्ग और गौतम समूह के अडानी के विवाद में अडानी समूह के गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी अब पूरे मामले का केंद्र बनकर आ गए हैं। अडानी समूह को हिंडनबर्ग ने अपने सवालों में पूछा था कि गौतम अडानी जिन कंपनियों को मॉरिशस से या बाहर से चलाते हैं, उन कंपनियों का अडानी समूह के साथ क्या रिश्ता है, जिसको कि तकनीकी भाषा में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। अडानी समूह ने इस आरोप को नकार दिया और ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के तौर पर नहीं लेते हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो 33 कंपनियां चल रही हैं, उन 33 कंपनियों को विनोद अडानी चलाते हैं। इन कंपनियों को में से जैसे एक कंपनी को मॉरिशस की एंटिटी को, जिसमें विनोद अडानी डायरेक्टर हैं, उसे 253 मिलियन डॉलर का लोन मिला था। एक दूसरी एंटिटी है जिसको US से 692 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिला था। ये पैसा कहाँ जाता है, इस पैसे का निवेश क्या हुआ और क्या इसका रिश्ता अडानी समूह से सीधे है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अब उलझकर सामने आ गया। जैसे हमने कहा ना था शुभम, जब पहली बार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि इस रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा इसके वैल्यूएशन से जुड़ा हुआ और एक हिस्सा अडानी समूह के टोटल कामकाज को लेकर है। इस कामकाज को लेकर जब पलटकर दोबारा हिंडनबर्ग समूह ने अपने सवालों को सामने रखा है, तो उसमें अब घूमकर अडानी समूह में विदेश से आने वाला पैसा, विदेश में होने वाली कंपनियों का निवेश, विदेश में चलने वाली कंपनियों के सवाल काफ़ी गहरे हो गए हैं। और हिंडनबर्ग समूह ने कहा है कि हमारी रिपोर्ट ने अकाउंटिंग की ऑफशोर स्टॉक्स मैनेजमेंट में कई सारे मामलों में गहरी अनियमितताएं पाई हैं और इसकी जांच सामने होनी चाहिए। ये अभी तक की अद्यतन स्थिति है। सर चलिए, हिंडनबर्ग तो संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन क्या बाजार भी संतुष्ट नहीं हुआ? और बाजार इससे संतुष्ट नहीं हुआ, ये बड़ी बात है, क्योंकि अडानी समूह ने 400 पेज की रिपोर्ट दी और उसके बाद हिंडनबर्ग समूह का उसका जवाब भी आया। पर बाजार में अगर आज आप देखिए तो अडानी समूह के स्टॉक्स में वही गिरावट बनी रही, 5 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। यानी बाजार को भी वो पारदर्शिता का सवाल, ये जो पारदर्शिता के एक सवाल थे, उन पर शायद संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और बाजार को जो सूचना मिली, वो सूचना थोड़ी सी और ज़्यादा चिंताजनक चुनौती पैदा करने वाली थी, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। बाजार को चिंता करने की 2 बड़ी वजह थी। एक तो ये कि अडानी समूह के जवाब में शायद वो स्पष्टताएं नहीं थी जिनकी अपेक्षा की जा रही थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इसके साथ बाजार को 30 बिलियन डॉलर के जो कर्ज की बात सामने आई, जो लोगों को पता थी, उस कर्ज के बाद अडानी समूह की कर्ज की व्यवस्था को लेकर कई सारे सवाल उठे। हालांकि भारत के 2 बड़े बैंकर्स ने इस बात से इनकार किया है कि अडानी समूह में एक्सपोजर से उनको कोई नुकसान हुआ है। LIC ने यह कहा कि उसने अडानी समूह से बात भी की, ऐसा कहा गया और ऑफिशियल तौर पर कहा गया कि उनको नुकसान हुआ है। लेकिन ये सारी बातें अडानी समूह के शेयरों को लेकर बाजार का मिजाज ठीक नहीं कर पाई, बदल नहीं पाई। शुरुआत में कुछ स्टॉक्स ऊपर गए थे, सारे स्टॉक्स आए, बल्कि कुछ स्टॉक एक साल के लो पर हैं। 4 या 5 स्टॉक बैक टू बैक लोअर सर्किट में फंसे हुए हैं, लगातार लोअर सर्किट में फंसे हुए। ऐसा भारत में किसी समूह के साथ नहीं देखा। तो अगर आप पूरी बड़ी पिक्चर देखिए ना, तो हिंडनबर्ग समूह की रिपोर्ट पर जो पलटवार जो जवाब दिया गया, वो जवाब भारतीय बाजार को ही समझ में नहीं आया।
जिस जवाब को अडानी समूह ने दिया था, कम से कम बाजार के संकेतों से हम लेते हैं। दूसरी और चीज़ें, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात हुई शुभम कि अडानी समूह के नतीजों की, अडानी समूह के कामकाज की और गहरी पड़ताल शुरू हो गई। शेयर बाजार में अब निवेशक उसे और ज़्यादा सूक्ष्म ढंग से देखने लगे, जो पहले सेंटीमेंट के आधार पर निवेश करते थे। अब जो आंकड़े सामने आए कि कंपनी के फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, कंपनी की होप एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं पर प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कंपनी के पास कर्ज का बड़ा बोझ है, ब्याज निकालने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी कम दिखाई देता है, EBITDA मार्जिन काफ़ी कम दिखाई देता है। ये वो सारे सवाल हैं जिन पर हमने शुरुआत में कहा था कि बाजार वैल्यूएशन की बात इन्हीं आकलनों के आधार पर करता है। तो वो जो वैल्यूएशन का दबाव था, वो ट्रैप अब और ज़्यादा बड़ा हो गया और इसलिए आज हमने भारतीय शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयरों में फिर से तेज गिरावट देखी। यानी कहीं ना कहीं निवेशकों को ये बात महसूस होने लगी है कि वैल्यूएशन को लेकर कुछ सवाल जायज़ हैं और वैल्यूएशन को लेकर अडानी के स्टॉक्स के वैल्यूएशन के सवालों पर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। ये आज बाजार का बड़ा संकेत हमारे सामने निकल कर आया। सर, अब बात करते हैं एफपीओ पे। उस एफपीओ का क्या होगा जो अभी जारी है? सवाल मुश्किल है। अडानी समूह की तरफ से जो अखबारों में रिपोर्ट छपी आज सुबह, उसमें ऑफिशियली ये कहा गया कि अगर एफपीओ सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स को रोक देंगे, ऐसा कहा गया है। अब जहां हम खड़े हैं वहां पर अडानी समूह जिस कीमत पर अपना पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आया है, उससे सस्ता स्टॉक बाजार में मिल रहा है। तो तकनीकी तौर पर कोई आदमी उतना महंगा स्टॉक, अगर 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये 90 रुपये में बाजार में उपलब्ध है तो क्यों खरीदेगा। 31 तारीख शायद कल अंतिम दिन है, उसके बाद ये तय होगा कि इस एफपीओ की स्थिति क्या। पर एफपीओ मुश्किल में तो फंसा हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। उसका सब्सक्रिप्शन कितना आता है, किस लेवल तक सब्सक्रिप्शन आता है, इसके बारे में सूचना बाद में मिलेगी। लेकिन आज उम्मीद जो थी उसके बिल्कुल नितांत विपरीत बाजार ने अडानी समूह के स्टॉक्स पर कोई बहुत उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि पहले से ज़्यादा पैनिक और घबराहट दिखाई दी बाजार में। इसलिए एफपीओ को लेकर अब सवाल गहरे हो रहे हैं। चलिए सर, चौथा और सबसे अहम सवाल, अब जो भारत के नियामक हैं क्या वो सक्रिय होंगे? अब जहाँ चीज़ें पहुँच गई हैं वहाँ पर अब वैल्यूएशन के सवाल तो खैर तकनीकी तौर पर कंपनी के नतीजों से, उसके कारोबार से, कितना रेवेन्यू, उसके अगेंस्ट कितना प्रॉफिट है, इन पर तय होते हैं। क्या स्टॉक्स में इतना वैल्यूएशन था कि नहीं था, कंपनी का फ्लोटिंग स्टॉक कम है इसलिए उसमें प्राइसेस ज़्यादा थे, इन सारी चीज़ों, इन सारे फार्मूलों और बहसों पर केंद्रित है। पर दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जवाब देकर अडानी समूह ने जिन और चीज़ों को सामने हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लाया है, उसके बाद क्या भारत के नियामक इन चीज़ों पर सवाल नहीं पूछेंगे? भारत के नियामक क्या इस भारत के निवेशकों के दृष्टि से, भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों की साख की दृष्टि से क्या वो इन सारी चीज़ों पर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करना चाहेंगे? दो चीज़ें महत्वपूर्ण समझना जरूरी है कि सिर्फ इनके साथ ही नहीं, मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स ने भी अडानी समूह से पूछा कि क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कितना सच है। दूसरी तरफ भारत के में ये कहा गया कि सेबी पहले से ही कुछ मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। तो अगर शेयर बाजार में लगातार गिरावट बनी रहती है और इस गिरावट का नुकसान अंततः बड़े निवेशकों को, LIC और जैसे निवेशकों को या भारत के प्रमुख बैंकों को होता है, तो फिर ये पारदर्शिता के सवालों पर नियामक की तरफ से कुछ तो सफाई आनी चाहिए। इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए ताकि ये पूरा मामला स्पष्ट रूप से सामने आ चल सके कि हिंडनबर्ग ने जो कहा है वो सच है, या हिंडनबर्ग किसी एजेंडे के तहत अडानी समूह को टारगेट कर रहा था, या अडानी समूह का जो जवाब था उसमें वो सारे सवालों के जवाब क्यों नहीं निकल कर आए जो पूछे गए। तो गेंद अब सेबी के पाले में है, गेंद नियामकों के पाले में है। उन्हें ये बताना होगा कि अडानी समूह पर लगे हुए आरोपों की और बाजार में गिरावट की सच्चाई दरअसल क्या है। और जब तक बाजार को भरोसा नहीं लौटेगा तब तक इन शेयरों में आप कहिए कि दोबारा बड़ी खरीदारी लौटेगी, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाजार को पाक साफ चीज़ें पसंद है, बाजार बख्शता किसी को नहीं है। बाजार बहुत रूथलेस है शुभम। वैसे सब कुछ है, होप पर चलता है, लेकिन एक बार जब भरोसा डगमगाता और हिलता है तब फिर चीज़ें एकदम लड़खड़ाती चली जाती हैं। और खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय निवेश बाजार में निवेशकों के इस तरह के मामले में हाथ क्या कोहनी और कंधे तक जले हुए हैं। हर 2 साल 4-5 साल में किसी बड़े समूह के साथ तो भारत के शेयर बाजार में, यूरोप के शेयर बाजार में क्रेडिट स्विस का मामला देख लीजिए, उससे पहले 2000 में एनरॉन का मामला देख लीजिए, बड़ी कंपनियों के साथ ये मामले खुलते हैं और फिर एकदम चीजें नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं। तो इसलिए बाजार की मेमोरी में अकाउंटिंग से जुड़े हुए मामले, विदेश में निवेश से जुड़े हुए मामले हमेशा
सामने आकर खड़े हो जाते हैं और तब बाजार की प्रतिक्रिया बहुत निगेटिव, बहुत दबाव वाली हो जाती है। तो इसलिए इसमें जैसा शुभम ने कहा कि इसमें ये स्पष्ट होना ज़रूरी है। भरोसा तब लौटेगा जब कोई बड़ा नियामक आकर ये कह सके या बता सके कि नहीं, चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, इस तरह से नहीं हुई हैं। बिल्कुल, नियामकों की साख अभी भी है। अगर नियामक आगे बढ़ते हैं, साफ़ सुथरी जांच करते हैं और बताते हैं कि नहीं, इस ग्रुप में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो है सब सही है, तो शायद भरोसा लौटेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हिडन वर्क की रिपोर्ट में जो कहा गया है कि भाई 85% तक का डाउनसाइड आ गया है, मुझे लगता है 20% के अगर 3 लोअर सर्किट लग गए तो 60% तो नीचे हम आ ही गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मनी सेंटर झटपट। पहली खबर थोड़ी सी राहत वाली। सरकारी गोदामों से खुले बाजार में गेहूं बेचने के फैसले को लेकर सरकार ने जैसा फैसला लिया, उसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली गेहूं की कीमतों में। दिल्ली में गेहूं का भाव घटकर 2808 रुपये आ गया, जो 25 जनवरी को 3250 रुपये था, यानी 400 साढ़े 400 रुपये प्रति कुंटल भाव गिर गए हैं। आपको याद होगा मनी सेंटर में हमने शुक्रवार को इस पर चर्चा की थी कि 400 से 600 रुपये प्रति कुंटल तक के भाव नीचे आ सकते हैं। ट्रेडर ऐसा मान रहे हैं, उस पर मोहर लगती है इस खबर पर। 1 फरवरी से खुले बाजार में 25 लाख टन गेहूं बेचा जाएगा। ओएमएसए योजना के जरिए कुल 30 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला हुआ है। दूसरी खबर थोड़ी खराब, जो राहत नहीं देगी आपको। फरवरी की शुरुआत से टीवी देखना महंगा हो सकता है, क्योंकि डीटीएच ऑपरेटर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी को टाटा प्ले, डिश टीवी और एयरटेल डिजिटल टीवी जैसे डीटीएच ऑपरेटर की तरफ से लागू किए जाने की तैयारी हो रही है। हालांकि केबल ऑपरेटर अभी तक इस बढ़ोतरी को करने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन डीटीएच ऑपरेटर 1 फरवरी से इसे लागू करने जा रहे हैं। पहले ब्रॉडकास्ट नेटवर्क की तरफ से अपने नेटवर्क के अधिकतर चैनल पर 12 रुपये में चैनल उपलब्ध कराए जाते थे, जो अब 19 रुपये हो जाएंगे। 7 रुपये प्रति चैनल बढ़ जाएगा। प्रीमियम चैनल के लिए तो 10 से 15% की और बढ़ोतरी होगी। टीवी देखना महंगा हो जाएगा, रिचार्ज महंगे हो जाएंगे। सोने की कीमतें लगातार तेज बनी हुई हैं। सोमवार को विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $1950 प्रति औंस तक पहुंच गया। घरेलू बाजार की बात करें तो 57,400 रुपये का भाव आ गया बाजार में। गोल्ड के लिए निवेश मांग बढ़ने और अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई नरमी की वजह से सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। एक और खबर फास्टैग से जुड़ी। फास्टैग यूजर के लिए अच्छी खबर यह है कि टोल नाके पर अगर आपका बारकोड स्कैन नहीं होगा तो आपके व्हीकल के नंबर से फास्टैग स्कैन मान लिया जाएगा, यूज हो सकेगा। ऐसी व्यवस्था दिल्ली एनसीआर के एक्सप्रेसवे पर शुरू हो चुकी है। जल्द ही एनएचएआई अपने सारे टोल नाकों पर यह व्यवस्था करेगा। सर, इन चारों खबरों में से किसी पर आपकी कोई टिप्पणी? 2-3 महत्वपूर्ण जल्दी झटपट खबरों में। पहली चीज़ तो ये कि बाजार में गेहूं की कीमतों में गिरावट महंगाई के लिहाज से थोड़ा राहत भरा संकेत है, लेकिन इसके साथ दुविधा ये भी बड़ी है शुभम कि अभी एमएसपी के हिसाब से जो एमएसपी सरकार ने रबी के लिए तय किया है, कीमत उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो अभी एक मोर्चा और बना हुआ है और कीमतों को के एमएसपी के स्तर तक टूट जाने की गुंजाइश फिलहाल बाजार में नहीं दिखाई देती। तो इसलिए सरकार महंगे गेहूँ की स्थिति में बाजार में अपना खरीद का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी, अब निगाहें खाद्य अर्थव्यवस्था में इस बात पर होंगी। दूसरी चीज़ ये कि सोने की कीमतों में जो तेजी है, इसमें थोड़ा बजट के करीब पहुँचते पहुँचते कुछ और भी उतार चढ़ाव दिखाई देंगे। बजट को इस बार करीब से देखेगा, शायद सोने पर बजट में कुछ बदलाव हो सकते हैं ड्यूटी के स्तर से या किसी स्तर से, और इसलिए बाजार तक सोना वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन वैसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में डॉलर की कमजोरी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के पक्ष में है। और डीटीएच की दरें तो बढ़ी हैं, टेलीकॉम के बाद महंगाई आपके हर हिस्से से निकलकर धीमे धीमे हर जगह प्रवेश कर रही है। तो अब अगला नंबर आपके मनोरंजन क्षेत्र का है, जहां से महंगाई आपको पकड़ेगी। चलिए, अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं अरमानों की चिट्ठी के साथ। आज अरमानों की चिट्ठी एक बचतकर्ता ने लिखी है। मनोज कुमार नाम है, रांची के रहने वाले हैं। कहते हैं भाई रिस्क नहीं लेना है, और रिस्क लिए बिना जहाँ जहाँ रिटर्न मिल सकता है वो बताइए। बजट से उनकी कुछ मांगे हैं, आप सुनिएगा। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना आपको दे दूं, कल हम यूलिप पर बात करेंगे हेलो मनी 9 में। तो अगर आपका कोई सवाल यूलिप से जुड़ा है, बीमे में निवेश से जुड़ा है, आपने कोई एंडोनमेंट पॉलिसी खरीद रखी है, आपने कोई मनी बैक पॉलिसी खरीद रखी है, आपने यूलिप में निवेश कर रखे हैं, तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 9311121874 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। ईमेल आईडी money9query@tv9.com। आप अपना सवाल हमें भेजिए नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, और अपना मोबाइल नंबर भेजना ना भूलें अगर मेल कर रहे हैं तो, क्योंकि तभी हमारी टीम जुड़कर आपको सवालों के जवाब दिलवा पाएगी हमारे एक्सपर्ट से। यूलिप ऐसा प्रोडक्ट है, LIC ऐसा प्रोडक्ट है, बीमा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें थोड़ा बहुत निवेश सबका होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजिए, जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान लीजिए। फिलहाल अरमानों की चिट्ठी सुनते हैं। डाकिया आया, डाकिया आया,
मंत्री के नाम अरमानों के खत हर रोज आ रहे हैं और आज का खत भेजा है गुड़गांव की एक केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले मनोज कुमार ने। आइए देखते हैं मनोज कुमार वित्त मंत्री से क्या कह रहे हैं। वित्त मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार है, झारखंड का रहने वाला हूँ। अभी गुड़गांव की एक केमिकल कंपनी में काम करता हूँ। बजट के लिए आपको अपने अरमानों की चिट्ठी भेज रहा हूँ। वित्त मंत्री जी, भोले बाबा की कृपा से सब ठीक चल रहा है। ठीक ठाक नौकरी है, खर्चा अच्छे से चल जाता है। चिंता बस भविष्य को लेकर होती है। समझ नहीं आता बचत को कहाँ निवेश करूं, कहाँ पैसे लगाऊं। साथ काम करने वाले कहते हैं शेयर बाजार में लगा दे, लेकिन मेहनत की कमाई शेयर में लगाते हिम्मत नहीं पड़ती। सुना है लोग डूब जाते हैं। सुना है म्यूचुअल फंड वालों का भी पिछला साल अच्छा नहीं रहा, 4% का ही रिटर्न मिला है। हम पीपीएफ में निवेश करते हैं और बैंक में एफडी कराते हैं। बीमा में कोई खास रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन एलआईसी है तो भरोसा है, इसलिए निवेश कर देते हैं। रिस्क नहीं लेते, भले ही रिटर्न कम मिले। इन दिनों एफडी पर ब्याज ठीक मिल रहा है। बहुत दिनों बाद अच्छे दिन आए हैं, वरना तो टैक्स कटने के बाद कुछ हाथ ही ना आता था। वित्त मंत्री जी, आप बजट में कुछ ऐसा कर दो कि बिना रिस्क लेने वालों को भी ठीक ठाक रिटर्न मिलता रहे। महंगाई को मात देने वाला कोई बॉन्ड ला दीजिए। हो सके तो कोई ऐसी छोटी बचत योजना ही शुरू कर दीजिए। कम से कम हमारी बचत महंगाई से लड़ तो पाए। आखिर हमारी बचत का पैसा सरकार के, देश के काम आता है ना, तो बचतकर्ताओं का भी इतना हक तो बनता है। एफडी के ब्याज पर टैक्स की छूट मिल जाए। 5 साल वाली टैक्स फ्री एफडी के रिटर्न पर भी टैक्स लग जाता है। बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि एनपीएस में कोई गारंटीड रिटर्न की स्कीम आएगी। उस पर हो सके तो बजट भाषण में कुछ बताइएगा। कम से कम बुढ़ापे के लिए उसमें ही कुछ पैसा लगाना शुरू कर दें। एक और ज़रूरी चीज़ वित्त मंत्री जी, बचत करने के लिए प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। 2014 के बाद 8 साल हो गए, एटीसी की लिमिट नहीं बढ़ी। 1.5 लाख की लिमिट तो गोलू बंटू की फीस, सैलरी के कटने वाले पीएफ और बीमा से ही भर जाता है। फिर चाहे जो बचत कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। हो सके तो इस बार ये लिमिट बढ़ा दीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं वित्त मंत्री जी, इतना हक तो बनता है ना हमारा। कुछ करिएगा। धन्यवाद। सादर, मनोज। ऐसे ही